अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, इसलिए आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम नर्व इम्पल्स को, साइनेप्स को और रिफ्लेक्स एक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली हम देख लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक उन अज़लात से है जिन्हें इरादी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये निज़ाम मैकेनिकी तौर पर हर वक्त काम करता रहता है। इसका ताल्लुक बीक वक्त सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जिस्म के हर हिस्से के न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स दिमागी कोर्टेक्स में आकर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हर बॉडी पार्ट का ताल्लुक जो है वो ब्रेन और जिस्म के साथ बाकायदा ताल्लुक पैदा हो जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन दोनों निज़ामों को मरबूत करके एक यूनिट की शक्ल में खुदकार तरीके से प्रोसेस करता है। गैर इरादी, जिसके अंदर हमारी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती, पार्ट्स खुद ब खुद काम करते हैं, जैसे निज़ामे तनफुस हो गया, दौरान खून, दिल की धड़कन, जिगर, मैदा और ग्लैंड सिस्टम। ये आम हालात में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, इसमें चाहे हमारी मर्ज़ी शामिल हो या ना हो। लेकिन हंगामी सूरत हाल या फिर इमोशनल कंडीशंस में ये निज़ाम मुतासिर होते हैं और इस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। इनिशियली इट वाज कॉल्ड सिंपैथेटिक सिस्टम। दिस सिस्टम कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स थ्रू अ चेन। इट बिकम्स एक्टिव इन इमरजेंसी सिचुएशंस। मीन्स के शुरू में इस निज़ाम को हमदर्दाना निज़ाम भी कहा जाता था, क्योंकि ये सिस्टम ज़िंदगी की बका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को तेज़ कर देता था। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनसे मुतल्लिक न्यूरॉन्स हमारे आँख हैं, फेफड़े हैं, दिल, जिगर, मैदा, आंतें और मसाने में ये पाए जाते हैं। ये निज़ाम मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को एक न्यूरॉन की जंजीर होती है, जिसको गैंग्लियन के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड से मिलाया जाता है। इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर तक चले जाते हैं और ये निज़ाम हंगामी सूरत हाल में एक्टिव हो जाता है। मीन लाइक कि आप स्ट्रेस की कंडीशन में, आपकी जान ख़तरे में है, तो ये निज़ाम पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम करेगा कि आप अपनी जान बचा लें। मीन के आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं, जिसको पुपिल्स बोला जाता है, वो फैल जाएंगी, फेफड़ों की शरेयानें खुल जाएंगी ताकि आप सांस ले सकें, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, जिगर से शक्कर की ज़्यादा मिकदार खारिज होगी, अम्लीय निज़ाम रुक जाएगा, मैदे का सुकड़ाव हो जाएगा, आंतों की हरकत भी रुक जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टमक की शरेयानें हैं वो स्टमक फेफड़ों की शरेयानें हैं वो खुल जाएंगी ताकि आप ऑक्सीजन ले सकें। इस तरीके से ये निज़ाम जो है पूरे तरीके से एक्टिव होकर वर्क कर रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान फ़ाइट और फ्लाइट की कंडीशन में कोप अप करने की जब कोशिश कर रहा होता है, वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो लड़े जा रहा है, वो फ़ाइट किया जा रहा है, तो ये जो निज़ाम है ये ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते और इंसान जो है वहाँ पर थक कर कोलैप्स हो जाता है, ढेर हो जाता है, फेंट हो जाता है और समटाइम्स उसकी मौत वाक़या हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने किया था, ये उस काम में सुकून पैदा कर देगा, उसमें कमी पैदा कर देगा। इसके जो न्यूरॉन्स के रेशे होते हैं वो भी आँख, फेफड़ों, दिल, जिगर, मसाना वगैरह तक फैले होते हैं, बट इस सिस्टम का असल काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सुकून वाली कंडीशन में लेकर आना होता है, आराम की कंडीशन में लेकर आना होता है। इसीलिए इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तेज़ी में कमी लेकर आ रहा है, इस निज़ाम को मुतवाज़न करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स लाइक कि आपकी आँखों की जो पुतलियाँ थी, पुपिल्स थे, वो फैल गए थे स्ट्रेस की सूरत में कोप अप करते हुए, तो वो पुतलियाँ जो होंगी, पुपिल्स होंगी, वो सिकुड़ जाएंगी, सिमट जाएंगी। दिल की धड़कन जो आपकी तेज़ हो गई थी वो आहिस्ता हो जाएगी। जिगर से जो शुगर का ज़ायद इखराज था वो रुक जाएगा, निज़ाम बहाल हो जाएगा। फेफड़ों की शरेयानें सिकुड़ जाएंगी, जो खुल गई थी ताकि आपको ऑक्सीजन मिल सके तो वो सिकुड़ जाएंगी, मसाने का सुकड़ाव हो जाएगा, आंतों की हरकत मामूल के अकॉर्डिंग हो जाएगी।
ये तमाम अमल रीढ़ की हड्डी के अगले तरफ गैंग्लियन की वजह से हो रहा होता है। आम कंडीशंस में क्या होता है कि ये सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को बाकायदा करता है, लाभ दहन पैदा करता है। लाभ दहन यहाँ क्यों पैदा करता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब आपने फ़ाइट की थी और आप कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका जो लाभ दहन है वो ड्राई हो जाएगा, या तो वो गाढ़ा हो जाएगा या ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब आप उस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे तो लाभ दहन फिर से पैदा होगा। मैदे के जो अफ़ाल हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको ये बाकायदा रखता है, अम्लीन हज़ाम को बाकायदा रखेगा और हवा की नाली यानी ऑक्सीजन की नाली को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली सिंपली अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जब आप आराम कर रहे होते हैं, पुरस्कून कंडीशन में होते हैं, तो ये निज़ाम आपके ऊपर गालिब होता है। सो इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन हमारे पास आ जाता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अक्सर ये एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस के पेपर्स में भी इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी स्टूडेंट्स को ये आ जाता है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बेसिकली होती क्या है? ईच नर्व ट्रांसमिट्स मे मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू वेव्स। हर न्यूरॉन यानी हर नर्व इम्पल्स के ज़रिए बहुत से मैसेजेस को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाती है, और ये जो काम हो रहा होता है ये केमिकल और फिज़िकली अवामिल की वजह से हो रहा होता है। न्यूरॉन्स में केमिकल आइटम्स पाए जाते हैं, केमिकल आइटम्स जो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि उनको इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस फौरी तौर पर अफेक्ट करेगा। जब ये एक्सटर्नल स्टिमुलस से अफेक्ट होते हैं तो इन केमिकल एटम्स के छोटे छोटे रेज़े आपस में टकराकर गर्म हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स पैदा होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी पैदा होती है, जो कि एक नर्व की फॉर्म में लहर की सूरत में हरकत करती है। हर न्यूरॉन में नेगेटिव और पॉजिटिव दो कुव्वतें, दो ताकतें बरसर पे कार आ रही होती हैं। जिस तरफ से स्टिमुलस का ज़ोर ज़्यादा होगा लहर उसी तरफ को हरकत करेगी, जिस तरफ को ज़ोर ज़्यादा होगा लहर उसी तरफ को हरकत करेगी। जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलस असरअंदाज होता है तो इसमें जो एनर्जी है वो बाहर से अंदर की तरफ को ट्रांसफ़र होती है। ऐसी जो एनर्जी होती है वो होती है पॉजिटिव। देन अगर न्यूरॉन के अंदर की कुव्वत, अंदर की एनर्जी कमज़ोर स्टिमुलस की वजह से पीछे को पुश करेगी, पीछे को धकेलेगी, तो ये नेगेटिव होगी। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी हैं वो आपस में टकराती हैं, और अगर दोनों जो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, बराबर हैं, तो पर्सन आराम की हालत में होता है, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। अगर स्टिमुलस बहुत ज़्यादा शदीद है, ताकतवर है, तो जो न्यूरॉन है, नर्व से पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी फौरी तौर पर अंदरूनी सतह की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल की तरफ मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स पैदा होता है जो कि नर्व इम्पल्स कहलाता है। इसी तरह स्टिमुलस फिर उसी अंदाज में उसी रेशे को अफेक्ट करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी पैदा करके उसमें एक्टिवेशन पैदा करती है। यहाँ एक पिक्चर है, इसको दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही पिक्चर, इस पिक्चर पर आप गौर करें। इसमें क्या है कि जब स्टिमुलस फिर उसी अंदाज में एक रेशे को मुतासिर कर रही है और एक रेशे को मुतासिर करके इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव पैदा करके उसमें एक एक्टिवेशन पैदा कर देती है। ये एक्टिवेशन पैदा हो रही हैं, एक्टिवेशन पैदा करती है, और फिर इस कंडीशन को हम नॉन पोलराइजेशन कहते हैं, जिससे अगले रेशे में इर्ताश पैदा होगा। जैसा कि यहाँ से एनर्जी निकल रही है, फिर नेक्स्ट में जाती है और फिर वहाँ पर एक्टिवेशन पैदा हो जाती है। जब नेक्स्ट में एक्टिवेशन पैदा होगी, यहाँ तक के जो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिवेशन है एक रेशे से होता हुआ दूसरे रेशे में ट्रांसफ़र होगा, तो तमाम जिस्म में ये फैल जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकला है, यहाँ को जा रहा है, फिर यहाँ से निकला है, यहाँ से जा रहा है, और ये पूरी बॉडी में फैल चुका है।
इस लहर की जो रफ्तार है वो इंसानी जिस्म में 6 किलोमीटर फ़ी मिनट है, 6 किलोमीटर फ़ी मिनट। लेकिन गाढ़े और मोटे जो रेशे होते हैं उनकी रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ होती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ मोटे हैं रेशे और उनकी रफ्तार अपनी पावर को ट्रांसफ़र करने की किस कदर ज़्यादा है। तमाम जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व इम्पल्स हैं जो एक मखसूस असबी रेशे से निकलती हैं और उनकी अमकानी सलाहियत एक इक्वल होती है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक न्यूरॉन में क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल आइटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो मुनासिब तरीके से स्टिमुलस की मौजूदगी में ही उस मैसेज को जिस्म के दीगर बॉडी पार्ट्स की तरफ पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। एक स्टिमुलस का काम सिर्फ उसी क़ुव्वत को आगे ट्रांसफ़र करना होता है जो कि उसको नर्व में मौजूद होती है, उसके न्यूरॉन्स में मौजूद होती है। न्यूरॉन की अपनी कोई ताकत नहीं होती, वो सिर्फ स्टिमुलस की ताकत से ही अफेक्ट होकर एक्टिव होती है। क्योंकि स्टिमुलस की पावर से ही न्यूरॉन अफेक्ट होते हैं, इसलिए न्यूरॉन के लिए बहुत कम या बहुत ज़्यादा शिद्दत नॉन इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टिमुलस से हर नर्व इम्पल्स या तो पूरी पावर लेकर पूरी एनर्जी से आगे ट्रांसफ़र हो जाती है या बिल्कुल ही हरकत नहीं करती। जब भी कोई न्यूरॉन अपनी ताकत को आगे भेजता है तो वो पूरी की पूरी ताकत ही आगे ट्रांसफ़र कर देता है, अपने पास कुछ भी नहीं वो रखता, लेकिन बहुत जल्द उसकी ताकत जो है वो बहाल हो जाती है। यहाँ देखिए, इसने अपनी जो एनर्जी है उसने पूरी की पूरी जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दी और पीछे उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फ़ौरन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी एनर्जी बहाल कर रहा है और फिर से उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। इस पीरियड को जिसमें वो अपनी ताकत दोबारा पैदा करने के काबिल हो जाता है तो उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। जब भी कोई न्यूरॉन जो है अपनी ताकत को आगे भेजता है तो वो पूरी की पूरी ही आगे मुंतकिल कर देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, लेकिन कुछ देर बाद उसकी ताकत उसके पास वापस आ जाती है, तो इसको ऑल एंड नन प्रिंसिपल ऑफ एक्शन कहेंगे। अब जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसमें 2 तरह के पीरियड्स होते हैं। नंबर 1, पहला तो ये है कि अपनी ताकत आगे ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें फ़ौरन ही एनर्जी पैदा नहीं होती, यूँ वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। थोड़े से मुख्तसर लम्हे के बाद, जो कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से पर कंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ये पीरियड पाया जाता है उसके अंदर। और ये जो वक्फ़ा होता है एक न्यूरॉन में से दूसरे न्यूरॉन में डिफरेंट होता है, छोटे में डिफरेंट होगा, बड़े न्यूरॉन में डिफरेंट होगा। जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनमें डिफरेंट होगा उनका दौरानिया जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने का। और इस पीरियड में जब वो अपनी ताकत को न्यूरॉन तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती तो शदीद तरीन स्टिमुलस भी उस न्यूरॉन को अफेक्ट नहीं कर सकता। अब दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन में जब कोई एनर्जी न्यूरॉन में बहाल हो जाती है यानी वापस आ जाती है तो उस दौरान आम मिकदार से ज़्यादा शदीद मुहीज भी उस जो एनर्जी है उसको आगे ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर पहले पावर निकली है, जब उसने दूसरी बार पावर अपने अंदर बहाल की है, रिस्टोर की है, तो वो पहले से ज़्यादा निकालेगा पावर, वो ज़्यादा निकालता है फिर। तो इस कंडीशन को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं और ये पीरियड भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के इक्वल होता है। आई होप सो कि इस टॉपिक की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप दोबारा सुनिएगा, फिर भी नहीं आएगी आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको अगेन गाइड करूँगी। देन हमारे पास आ जाता है साइनेप्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच नर्व इज सच दैट ऑन वन साइड its axon meet with the axons of other nerves and its axons meet with the axons of other nerves which are called synapses। हर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ तो उसके डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के साथ और उसके एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ मिले होते हैं। सेल बॉडी में मैंने डेंड्राइट्स के बारे में बताया था कि वो दरख्त की शाखों की तरह लंबे लंबे रेशे होते हैं और एक्सोन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि एक लंबी रेशेनुमा शाख पाई जाती है सेल बॉडी के मुखालिफ सिमत में, उसको हम
एक्सोन कहते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका आपस में जो फासला होता है वो बहुत कम होता है, तो ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल ही पैवस्त नहीं होते, बिल्कुल ही मिले हुए नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान खफीफ सा छोटा सा जो है स्पेस पाया जाता है, खला जिसको कहते हैं, जिससे यही जो खला होता है, ये वाला खला आपको अगर नज़र आ रहा है, ये वाला खला है, ये खला है और इस खला को ही हम साइनेप्स कहते हैं। और ये जो खला होता है ये 5 लाख बाय 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगर हम इस खला को आम खूरबीन या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन नर्वस सिस्टम की कारकर्दगी में ये जो खला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। न्यूरॉन के केमिकल आइटम्स जब भी स्टिमुलस या एक्टिवेशन परसीव करते हैं तो वो आपस में ही टकराकर गर्म हो जाते हैं, जिससे उनकी एनर्जी और हरारत पैदा होती है, और ये एनर्जी हरकत करती हुई फौरी तौर पर अपने जो पिछले न्यूरॉन से वहाँ से निकल पड़ती है और फिर अगले न्यूरॉन में चली जाती है। यानी कि एनर्जी पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है। न्यूरॉन्स क्योंकि गुच्छों की शक्ल में होते हैं, इसलिए एक दफ़ा के एक्टिवेशन से हज़ारों न्यूरॉन्स एक ही वक्त में एक्टिवेशन होकर लहरें पैदा कर देते हैं, वेव्स पैदा कर देते हैं। और शदीद स्टिमुलस की फॉर्म में ज़्यादा न्यूरॉन्स अफेक्ट होंगे। न्यूरॉन्स का मैसेज इस खला से एक बिजली की जो कड़क होती है ना, उसकी तरह से गुजर जाता है। बिजली की कड़क आपने देखी है डेफिनेटली, वो किस तरह की होती है, और उस कड़क की तरह से वो जो पे मैसेज होता है उस तरह से वहाँ से गुजर जाता है, तो इसको कहते हैं हम साइनेप्स। देन हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शन जो कि पर्सन से अचानक बेख्याली में बगैर सोचे समझे सरजद हो जाते हैं, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। क्योंकि ऐसे एक्शन में पर्सन की अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, इसलिए इन्हें हम गैर इरादी भी कहते हैं, क्योंकि हमारा इसमें इरादा शामिल ही नहीं था, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो स्पाइनल कोड होता है, और ये स्पाइनल कोड में मौजूद एसोसिएटिव नर्व की मदद से ही अपने एक्टिविटीज़ को प्ले कर रहा होता है। जो सेंसरी न्यूरॉन है आम कंडीशन में परसीव होने वाले मैसेजेस को स्पाइनल कोड की वजह से ही दिमाग तक पहुंचाते हैं। दिमाग रिस्पॉन्स का फैसला करते हुए मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर भेजेगा। जब भी सूरत हाल हंगामी होगी, स्टिमुलस बहुत शिद्दत से सेंसरी न्यूरॉन को अफेक्ट करे, या फिर ऐसा हो कि फौरी फैसला करना हो, तो ये काम जो होता है वो स्पाइनल कोड में मौजूद एसोसिएटिव नर्व की वजह से फौरी तौर पर यही अंजाम दिया जा रहा होता है। सेंसरी न्यूरॉन से आने वाले मैसेजेस को सूरत हाल की जितनी ज़्यादा पेचीदा है, जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन है, उसको देखते हुए फौरी तौर पर जब फैसला करना होता है तो एसोसिएटिव नर्व की मदद से मोटर न्यूरॉन की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और साथ ही ये मैसेज ब्रेन को भी पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से हंगामी सूरत हाल जो होती है वो स्पाइनल कोड की इंटरवेंशन से रिफ्लेक्स एक्शन सर अंजाम देने से पर्सन जो है वो नुकसान से बच जाता है। मैं इस सारे अमल को हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल में बता रही हूँ। यह हमारे पास डायग्राम है। इस पिक्चर में आप देखें कि आपने किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, एक पर्सन है उसका हाथ गर्म चीज़ को छूता है, तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्स के तौर पर उसका जो दिमाग है वो फ़ैसला उसके ब्रेन ने करना होता है, और इस काम में थोड़ा सा वक़्त लगेगा। इतने वक़्त में पर्सन के हाथ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा जब तक दिमाग फ़ैसला करेगा। यही वजह है, यही रीज़न है कि आपके हाथ का नुकसान ना हो। इस पिक्चर में आपकी लेग पे एक हैमर है, उस हैमर को लगाया गया और आपने फ़ौरन से मूवमेंट की है।
और जो ब्रेन है वो फ़ैसला कर रहा है कि अब मैंने क्या करना है। अब वो जब तक फ़ैसला करेगा आपके तो चोट ही बहुत ज़्यादा लग जाएगी और आपका तो हाथ भी जल जाएगा यहाँ से, अगर आप गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड एक नाइब की हैसियत से, एक मददगार होने की हैसियत से अपने सारे के सारे इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फ़ौरी फ़ैसला करेगा और पर्सन का हाथ जो है वो फ़ौरन से पीछे खींचेगा। हालाँकि उसे दर्द का एहसास बाद में होगा। यूँ पर्सन का हाथ ज़्यादा जलने से बच जाएगा। मीन्स के जो आपके हंगामी कंडीशन में जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद एसोसिएटिव नर्व्स हैं, वो हंगामी सूरत-ए-हाल में आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तेज़ रोशनी या तेज़ हवा की वजह से आँख का झपकना, अगर आपको काँटा चुभा है यकदम से आप पाँव पीछे उठा लेते हैं। आपको सुई चुभी है तो आपने फ़ौरन से हाथ पीछे खींच लिया है। पाँव के ऊपर गुदगुदी हो तो आप फ़ौरन से अपनी टाँगें पीछे कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन की ही हैं। आपको यहाँ पर चोट लगी, आपने फ़ौरन से पीछे अपना पाँव किया है, आपने गर्म चीज़ को टच किया, आपने हाथ अपना फ़ौरन से पीछे किया और इन सब में आपकी हेल्प कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए हो तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम वो लेक्चर मैं बना के आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।